हेलो एवरीवन, दिस इज रूही। वेलकम और वेलकम बैक टू आवर चैनल द बेस्ट ज्ञान। और आप लोग हैं हमारे साथ बेस्ट पॉइंट ऑफ स्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां हम लोग कर रहे हैं यूपीपीसीएस प्री और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। सभी न्यू वाले जो हमारे साथी हैं उनको बताना जरूरी है कि सॉल्यूशन विद एक्सप्लेनेशन हम लोग कर रहे हैं और 2012 से 2023 तक के कंप्लीट प्रीवियस ईयर हम लोग ये जो सीरीज चल रही है इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे 2013 का चल रहा है और यहाँ सेट जो है वो है आपका 3, ये 3 सेट है। ओके, 2012 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। वो कहाँ मिलेगा मैम? तो वो प्लेलिस्ट हमारे ही चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 2012 के जितने भी सेट हैं वो कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। 23 जो स्टार्टिंग सेट हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। चैनल पे अगर न्यू हैं आप लोग तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी जो भी डिमांड्स होती हैं उन पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। आपके जो सजेशंस होते हैं उससे रिलेटेड आप लोग जो भी सजेशन देना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। हम लोग उस पर पूरा वर्क करने की कोशिश करते हैं कि आप लोग के हिसाब से काम किया जाए कुछ। ठीक है ना गाइज? चलिए, तो आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो हमारा होने वाला है 80 नंबर क्वेश्चन से। बिकॉज इससे पहले के जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग और जो सेशन हुए थे उसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यहां से स्टार्ट करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है, कुछ किसके द्वारा किया जाता है? तो कुछ बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ओके, आंसर होगा हमारे पास सी, जो कि 80 नंबर क्वेश्चन का है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना का समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो विधान जो परिषद है उसकी स्थापना की समाप्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो आर्टिकल 169 के अंतर्गत क्या कहा गया है? विधान परिषद की जो स्थापना या समाप्ति की जो बात की गई है वो आर्टिकल 169 में की गई है। अगर हम विधानमंडल, राज्य के विधानमंडल की बात करें तो राज्य का जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल होता है, राज्य का विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो इसमें राज्यपाल, राज्यपाल और सेकंड कौन शामिल होता है? विधानसभा शामिल होती है, विधानसभा शामिल होती है। ठीक है ना? तो राज्य के विधानमंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यपाल और विधानसभा शामिल होती है। कुछ राज्यों में द्विस्तरीय व्यवस्था भी है। द्विस्तरीय व्यवस्था में क्या है? विधानमंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो विधानमंडल में यहाँ पे 2-3 चीजें ऐसे करके निकल के आएंगे। एक तो राज्यपाल हो गया, ठीक है ना, एक राज्यपाल हो गया, और दूसरा विधान परिषद हो गई, परिषद, और फिर विधानसभा, विधानसभा भी होती है। ठीक है ना? अब विधान परिषद की बात करते हैं तो ये उच्च सदन होता है और विधान सभा की बात करते हैं तो ये निम्न सदन होता है। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो कौन सा ऐसा संविधान का अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय जनजाति और मतलब क्या है, राष्ट्रीय जनजाति और जाति दोनों के लिए जो बात हुई है आयोग का गठन का प्रावधान किसमें किया गया है? तो आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338 ए में किया गया है। ठीक है ना? राष्ट्रीय सूची और अनुसूचित जनजाति के बारे में क्या है? ये एक संवैधानिक, अगर हम बात करें इसकी तो एक संवैधानिक निकाय है। क्या है भाई? संवैधानिक निकाय है। कभी आपसे ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा ये कैसा निकाय है, तो ये एक संवैधानिक निकाय है, तो आप लोग याद रखेंगे। और अगर हम बात करें तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये हुआ था, तो 2003 में 89वां संशोधन हुआ था। 89वां संविधान, याद रखिएगा, संविधान संशोधन। ठीक है ना? संविधान संशोधन के द्वारा क्या हुआ था? आयोग को 2 भागों में विभाजित किया गया था, जिसमें राष्ट्रीय अनुसूचित जाति हुई थी, एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति को आपने 338 में रखा और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति को आपने 338 ए में रखा है। ठीक है ना? तो ये बातें आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या है। तो संपूर्ण जो सदस्य संख्या है वो कितनी है? 100 है। और ये जो है क्वेश्चंस में ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए उत्तर प्रदेश जो लोक सेवा आयोग है इसने इसका आंसर नहीं माना था, तो ये क्वेश्चन ही नहीं माना गया था। ओके, तो कितनी है? लगभग 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो एंग्लो इंडियन के लिए जो प्रावधान किया गया है वो आर्टिकल 331 के अंतर्गत किया गया है। और ये क्या है, आर्टिकल जो 331 है इसमें राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को लोकसभा, ठीक है ना, लोकसभा के सदस्य मनोनीत करने का प्रावधान है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा है? राष्ट्रपति के द्वारा है। और जो एंग्लो इंडियन होते हैं उनको लोकसभा सदस्य बनने का, इसमें मनोनीत करने का प्रावधान किया गया है 331 में, आर्टिकल 331। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो कौन सुमेलित नहीं है ये देखेंगे। तो 39A सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये बिल्कुल सही है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों की बात हुई है और 44 में समान नागरिक संहिता की बात हुई है। 44 न्यायपालिका नहीं, न्यायपालिका की बात नहीं, इसमें कृषि एवं पशुपालन की बात हुई है। किसकी बात हुई है? कृषि एवं पशुपालन, कृषि एवं पशुपालन का संगठन की बात की गई है। ओके, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? डी, आंसर हमारा डी हो जाएगा। नहीं है पूछा है, मैं हमेशा बताती हूँ, हर सेट में बताती हूँ आपको, जब भी कराती हूँ, तो कि नहीं जो होता है, जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है उसको आप लोग हाईलाइट कर दिया करो, पहले से अंडरलाइन कर दिया करो, ताकि वो आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर रहे, क्लियरिटी रहे कि हाँ नहीं पूछा है हमसे, तो नहीं वाला हमें देखना होता है। क्योंकि हम कई बार नहीं के चक्कर में है वाला लगा देते हैं, फर्स्ट ऑप्शन लगा करके आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो उसका जो सभापति था आपको ये बताना है, तो बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। कौन थे? बलवंत राय मेहता थे, ठीक है। अब ये हम बात करें लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, तो ये कब लागू हुआ? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अगर हम बात करें तो ये लागू कब हुआ? तो ये लागू हुआ है 1958 में, 1958 में। क्यों लागू किया गया? तो क्यों लागू किया गया? तो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे लिखा हुआ है सिफारिश के लिए, और इसमें पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए ये लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत समिति सदस्य। तो पंचायत समिति सदस्य की बात में बात हुई है, तो यहाँ पे है प्रत्यक्ष रूप से, जो इसका आंसर होगा प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत समिति सदस्य किसके द्वारा से निर्वाचित किए जाते हैं? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। पंचायत राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय प्रणाली का, यहाँ पे अगर हम बात करें पंचायत राज अधिनियम के तहत त्रिस्तरीय, क्या लिख रही हूँ, एक सेकेंड गाइस, यहाँ हम लिखेंगे त्रिस्तरीय प्रणाली का गठन हुआ। और त्रिस्तरीय प्रणाली क्या थी? इसमें क्या था, एक तरीके से ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें होंगी, और फिर ब्लॉक स्तर पर इन लोगों ने कहा था कि पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति होगी, ठीक है ना। उसके अलावा हम जिला स्तर पे देख रहे थे, तो जिला स्तर पे ये लोग क्या दे रहे थे? तो जिला स्तर पे जिला परिषद, ओके ना, जिला परिषद होगी, ऐसा बोला गया था। त्रिस्तरीय में ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे, और हमारा फर्स्ट नंबर पे ग्राम स्तर पे। ग्राम स्तर पे हमें कौन मिला था? ग्राम पंचायत, ओके। इस तरीके से आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक मिनट, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? सेवा कर लगाया जाता है, शिक्षा कर लगाया जाता है, सीमा कर भी लगाया जाता है, जबकि मार्ग कर जो टोल टैक्स होता है ये भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है राज्यों में, ठीक है ना। टोल टैक्स आपने देखा होगा, जब भी आप एक सिटी से दूसरी सिटी में एंटर करते हैं, वेलकम होता है आपका, तो क्या होता है, यहाँ पे टोल बने हुए होते हैं, उसका आपको टैक्स देना पड़ता है। तो टोल टैक्स जो है ये भारत सरकार द्वारा नहीं बल्कि किसके द्वारा लगाया जाता है? ये राज्यों के द्वारा लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो इसमें से आपसे पूछा गया है कौन संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ये होगा आपके पास योजना आयोग। कौन नहीं है? योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय नहीं है। ये कैसा आयोग है, मतलब ये कैसा निकाय है? तो ये गैर संवैधानिक है। कैसा है? ये गैर संवैधानिक संस्था है, जो कि आप लोग याद रखेंगे। योजना आयोग भारत सरकार की एक गैर संवैधानिक संस्था है, इतनी बात आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अभी हम बात करें योजना आयोग की, तो ये क्या कर दिया गया है, इसको मतलब पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है, और इसकी जगह पे जो दूसरा आयोग आया है वो कौन आया है? नीति आयोग। कौन है? नीति आयोग। इसकी स्थापना की हम बात करें
नीति आयोग कब से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट हुआ है, आप लोग बताएंगे। अच्छा, ये आंसर आप लोग बताइएगा, नीति आयोग कब स्टार्ट हुआ है और किसने स्टार्ट किया है। और ये एक क्वेश्चन ये भी बताइएगा कि योजना आयोग का स्टार्टिंग कब से है। ओके, ये क्वेश्चन मैं आप लोग का वेट करूंगी। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, अपने नाम के साथ कमेंट कर दीजिएगा, तो 100% मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि आपके नाम के साथ अगर जिसका फर्स्ट कमेंट आया तो मैं आपका नाम लूंगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई है, तो ये कब प्राप्त हुई है? तो 15 जून 2005 को प्राप्त हुई है संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति। ओके, 15 जून 2005 को प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 अंतर्निहित है, तो ये किसमें अंतर्निहित है? तो ये 9वीं अनुसूची में अंतर्निहित है। हम बात करें अगर भारत के जो 9वीं अनुसूची है उसमें क्या है, तो भूमि सुधार और जमींदारी जो उन्मूलन होता है उसके लिए बात हुई है। ओके, भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निर्वाचन क्रिया प्रणाली के द्वारा सुनिश्चित करती है, तो ये किसके द्वारा सुनिश्चित करती है? तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को, ठीक है ना, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है। जबकि अगर हम बात करें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को कहाँ कहाँ पे और भी अपनाया गया है, तो बेल्जियम, डेनमार्क, यहाँ पे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, बेल्जियम, डेनमार्क, ग्रीनलैंड, हंगरी, इजराइल, ठीक है ना, स्विट्जरलैंड या रूस, इन सभी देशों में इसको अपनाया गया है अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई प्रधानमंत्री किसके द्वारा की गई है? ये आपसे पूछा गया है, तो नरसिम्हा राव द्वारा की गई। किसके द्वारा? नरसिम्हा राव द्वारा। कब की गई थी? तो ये 1980 से 1990 के 80 से 1990 के दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था में कई नीतिगत बदलाव आए, जिन्हें उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण के रूप में, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण के रूप में जाना जाता है। और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था का विकास करना। जो उद्देश्य था वो था अर्थव्यवस्था का विकास करना। ओके, इंक्रीजमेंट। ओके, अर्थव्यवस्था का विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई? तो कौन सा ऐसा भाग है जिसमें 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? तो ये है भाग 9। कौन सा है? भाग 9 है। अगर हम बात करते हैं भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो ये आपके पास आपको देखने को मिलेंगे 22 भाग हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक राजस्व की मांग की थी? तो कौन है सर्वप्रथम जिसने औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी, तो ये आपका होगा, यहाँ पे आंसर आएगा आपका सर तेज बहादुर सप्रू और जायकर ने। सर तेज बहादुर सप्रू और जायकर ने क्या किया था? सबसे पहली बार सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी। ओके, और ये क्या हुआ था? मोतीलाल जो नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति थी, जो अगस्त को हम ये वाला लिख लेते हैं, अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में, जो अगस्त 1928 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, और इसी रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट भी था। नेहरू रिपोर्ट। ओके, इसी रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार स्थानीय शासन के बीच स्वशासन बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है। सॉरी गाइस, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो ये कौन उत्तरदायी होता है? राज्य वित्त आयोग। यहाँ पर आयोग होगा, मंत्री नहीं। राज्य वित्त आयोग जो होता है वो राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करते हैं मतलब राज्य वित्त आयोग की स्थापना की, तो स्थापना जो हुई थी वो 1993 को देखने को मिलेगा आपको। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आपको ये देखने को मिलता है? तो आर्टिकल 243 झा,
ठीक है ना, ये आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे जो कथन है वो है संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ऐसा होना चाहिए। उसके बाद है आपके पास सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है, 5 न्यायाधीशों के द्वारा की जाती है, इसे जूरी मेंबर्स भी बोलते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता मूल अधिकार वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वयंत्र में सम्मिलित है, तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, नहीं ये सही नहीं है, भारत के प्रथम नहीं द्वितीय मतलब सेकंड उपराष्ट्रपति थे, और जबकि थर्ड जो है ये राष्ट्रपति भी रहे, थर्ड भारत के थर्ड राष्ट्रपति, राष्ट्रीय नहीं राष्ट्रपति, ओके राष्ट्रपति, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, ये गलत होगा। इसका केवल अपीलीय क्षेत्राधिकार है, गलत होगा। इसका केवल परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, गलत होगा। इसका मूल अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है, बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे एक चीज याद रखेंगे, सही और गलत वाले पे हाईलाइट कर लिया करो, ओके, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? तो कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें अधिकतम बार गठबंधन की सरकार बनी, कौन से टाइम पर? ये वाले टाइम पीरियड पर। तो ये है बिहार। इसमें लगभग कितनी गठबंधन की सरकारें बनी थी इस टाइम पर? तो ये 7 बनी थी। कितनी? 7। और सबसे अधिक जो थी वो किसकी थी? वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जो कि 3 गठबंधनीय सरकार इन्होंने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से एक सेकेंड, निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन एक त्वरित अवस्थापना विकास कोष के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये कौन नहीं होगा? ग्रामीण उद्योग इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। अगर हम त्वरित अवस्थापना विकास कोष की बात करें तो इसकी जो स्थापना या गठन हुआ था, तो जो गठन हुआ था वो कितना हुआ था? 1995 से 1996 में देखने को मिलेगा, 1996 में। और किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो ये नाबार्ड के द्वारा। किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा इसका गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो सूची 1 क्या है? स्थान दिया हुआ है, और सूची 2 में आपके उद्योग दिए हुए हैं। तो कौन सा उद्योग किस स्थान पर प्रचलित है, या किस स्थान पर कौन से उद्योग सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो चुर्क की जब हम बात करते हैं तो चुर्क आपको देखने को मिलेगा सीमेंट। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है? सबसे ज्यादा सीमेंट के लिए ये फेमस है, तो यहाँ पे ए लगाएंगे। तो एलिमिनेशन मेथड, जो कि मैं पहले भी कई बार सिखा चुकी हूँ, एक भी अगर आपको आता है तो एलिमिनेशन लग जाता है, नहीं लग पाता है तो 2 पे लग जाता है। तो देखिए चुर्क क्या है? सीमेंट। तो ए का 3 कहाँ पर है? ए का यहाँ पे 1 है, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। ए का 2 है, गलत हो जाएगा। तो अब 50-50 के चांसेस बचे, ए का 2 जगह पे 3 है। अब हम देखते हैं फिरोजाबाद। ऑलमोस्ट लोगों को पता होगा फिरोजाबाद में चूड़ी के लिए फेमस है। तो अभी हम देखेंगे जो बी है, बी का 4 किसमें है? तो बी का 4 इसमें है और इसमें नहीं है, दैट मीन्स ये गलत हो जाएगा और ये सही हो जाएगा। लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं, अलीगढ़ ताला के लिए फेमस है, अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है, और मेरठ खेल का सामान, ठीक है ना, मेरठ में खेल का सामान आपको देखने को मिलेगा, दैट मीन्स डी आपको यहाँ पे लगा देना है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं, और यहाँ पे है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। तो प्रधानमंत्री ग्रामोदय जो योजना है उसका ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, और यहाँ पे स्वास्थ्य रक्षण और पेयजल, आवासीय, ग्रामीण सड़कें, इन सब की क्या करना? इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है। लेकिन अगर हम बात करते प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू कब हुई, तो ये हुई थी 2000 में, ओके। कब शुरू हुई थी? 2000 में ये शुरू की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, किस देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप है? तो किस देश की नहीं, यहाँ पे किस देश की नहीं, किसी देश की आर्थिक समृद्धि की सर्वाधिक
उपयुक्त मांग है, तो किसी देश की आर्थिक समृद्धि की जो सर्वाधिक उपयुक्त मांग होती है वो प्रति व्यक्ति उत्पाद होती है। क्या होती है? प्रति व्यक्ति उत्पाद होती है। इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ भी बोलते हैं, ठीक है। आर्थिक समृद्धि दैट मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। और ये वह स्थिति होती है जिसमें किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय एंड प्रति व्यक्ति आय में दीर्घ अवधि तक क्या होती है? वृद्धि होती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आर्थिक समृद्धि बोलते हैं, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। ओके, तो ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का प्रवर्तक है। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक कौन है? तो ये आपको देखने को मिलेंगे, एक सेकेंड गाइस, ये आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, ठीक है। ये भारतीय स्टेट बैंक, बिल्कुल सही होगा ये भी। और उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे दूसरा लिखा हुआ है LIC और GIC दोनों, ये भी होगा। IDVI ये भी होगा। तो उपयुक्त सभी देखने को मिलेंगे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया के प्रवर्तक। ओके, अगर हम इसकी बात करें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसका स्थापना टाइम की बात करें, स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है 1992 को। और ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया क्या है? देश का अग्रणी स्टॉक है, ठीक है ना। और जो कि मुंबई में स्थित है, ये भी याद रखिएगा, मुंबई में स्थित है और देश का प्रथम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्वाधार योजना है। स्वाधार योजना क्या है? तो ये स्वाधार जो योजना है, ये है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए मदद करती है। और इसकी अगर हम बात करें, इसको स्टार्ट कब किया गया? तो 2001 से 2002 के बीच ये चलाई गई। और किसके द्वारा? तो भारत सरकार के द्वारा इसको चलाया गया था, स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फेमा क्या है? स्वदेशी मुद्रा परिवर्तन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू किया गया वर्ष। तो फेमा को किस अंतिम रूप से कब लागू किया गया, ये आपसे पूछा गया है। तो ये किया गया 2002 में लागू किया गया था। अब ये फेमा प्रवर्तन की जो स्टार्टिंग है, ये कब हुई थी? तो 1999 में संसद द्वारा पारित किया गया था। ये फेमा संसद के द्वारा पारित किया गया था 1999 में। और इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है देश में विदेशी भुगतान और व्यापार को बढ़ावा देना। लक्ष्य भी याद रखना, देश में विदेशी भुगतान को बढ़ावा देना और विदेशी भुगतान व्यापार को भी बढ़ावा देना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आप देख सकते हैं, भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा कौन सा ऐसा एक उत्पाद है जो निर्यात नहीं किया जाता है। देखिए, अगर हम बात करें, विश्व में भारत जो है वो चावल, गेहूं व चीनी के उत्पाद में अग्रणी है। चावल, गेहूं और चीनी के जो उत्पाद हैं, इसमें अग्रणी देशों में से, मतलब अग्रणी देशों में से एक माना जाता है। लेकिन यहाँ पे जो दाल है, दालों का निर्यात नहीं किया जाता है, इसकी खपत ज्यादा है और इसके लिए हमें दालों का आयात करना पड़ता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम मूव ऑन कर जाते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के 71वें दौर के आंकड़ों के अनुसार चालू प्रतिदिन स्थिति के आधार पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी है लगभग कितने परसेंट है? लगभग 8% की बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन कर गए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है? तो मानसिक रूप से जो विकलांग लोग होते हैं उनके लिए राष्ट्रीय संस्थान जो अवस्थित है वो हैदराबाद में है। और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो तेलंगाना के हैदराबाद में है। ओके, और ये राष्ट्रीय संस्थान तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। लेकिन इसके कुछ क्षेत्रीय शाखाएं भी आपको देखने को मिलेंगी, जो कि आपको मुंबई में देखने को मिलेगी, कोलकाता में देखने को मिलेगी, और हम नोएडा में भी इसको देखते हैं, न्यू दिल्ली। ओके, न्यू दिल्ली, नोएडा में भी हम इनकी जो क्षेत्रीय जो संस्थाएं होती हैं वो आपको देखने को मिल जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो ये न्यास पर आधारित है। किस पर आधारित है? न्यास पर आधारित है। ऑप्शन होगा आपका 2 बिल्कुल सही होगा। अब गांधीवादी अर्थव्यवस्था न्यास, जिसको हम ट्रस्टीशिप भी बोलते हैं, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था उस पर आधारित है। और इसका जो अगर हम बात करें, इस सिद्धांत के अनुसार इसमें क्या है, जो अमीर लोग होंगे
जो अमीर लोग होंगे वो ट्रस्टों के क्या होंगे, ट्रस्टी होंगे, और वो करेंगे। ठीक है ना, इसमें क्या था, अमीर लोग ट्रस्टों के ट्रस्टी होंगे और जो मतलब लोग हैं उनके कल्याण का काम इसमें करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव ऑन कर जाते हैं, और यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में निम्नलिखित संघ शासित राज्यों में स्त्री साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार उच्चतम है। तो कौन सा संघ शासित ऐसा है जो 2011 के अनुसार उसमें जनगणना क्या है, साक्षरता जनगणना सबसे अधिक है, उच्चतम है। तो ये होगा आपके पास यहाँ पे लक्षद्वीप। कौन सा, लक्षद्वीप। अब ये साक्षरता का क्या मतलब होता है, पढ़े लिखे होना। अब यहाँ पे बात हुई है स्त्री, तो दैट मीन्स क्या है, सबसे ज्यादा जो स्त्री है वो सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कौन से मतलब यहाँ पे संघ शासित राज्यों में है, तो वो है लक्षद्वीप में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दक्षिण एशिया में वृद्धि जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है। तो ये दक्षिण एशिया मतलब जो एशिया है उसके दक्षिण, जैसे एशिया बनाएंगे तो ये उत्तर, और जो दक्षिण वाला एशिया है इसमें आपसे पूछा है वृद्ध जनसंख्या, मतलब वृद्धों की जनसंख्या जो है वो सर्वाधिक है। तो कौन सा है, श्रीलंका आपका वृद्धों की जनसंख्या में सर्वाधिक है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या के पिरामिड में कौन सा समूह आश्रित आबादी के रूप में जाना जाता है। तो आश्रित आबादी के रूप में जो जाना जाने वाला समूह है गाइस, वो क्या होता है, 0 से 14 तक के जो बालक होते हैं उनके लिए बालक, और इसी में प्लस किया जाता है 60 वर्ष से ऊपर वाले जो लोग होते हैं उनको। तो आश्रित आबादी वाला जो समूह है इसमें दोनों ही होते हैं। तो जो आयोग है, आयोग ने क्वेश्चन का आंसर हमारे यहाँ पे 60 वर्ष से ऊपर आयु समूह को माना है, क्योंकि दोनों ऑप्शन में नहीं मिल रहा है तो डी को ऑप्शन नहीं माना है। हमारा जो राइट आंसर माना है वो बी को माना है। ओके, आयोग के हिसाब से हम चले तो बी हमारा एकदम राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में नगरीय घनत्व सर्वाधिक है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें नगरीय घनत्व जो है वो सबसे ज्यादा है, तो वो होगा आपका पश्चिम बंगाल। ओके, कौन सा होगा, पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल होगा। आंसर नंबर हमारा डी एकदम राइट आंसर होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या को दृष्टि में रखते हुए निम्नलिखित को अवरोही क्रम में प्रस्तुत कीजिए। तो अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ। अब सबसे पहले यहाँ पे एलिमिनेशन लग जाएगा आपका, क्योंकि सबसे पहले आपको पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य की है, तो वो उत्तर प्रदेश की है। तो दैट मीन्स है दो आपको मिल जाएंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब इसमें से देखते हैं और भी आगे हम बढ़ के, अब हमें ऑलमोस्ट सभी को पता होता है कि उत्तर प्रदेश के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो वो हो जाएगी महाराष्ट्र। तो 3 दोनों में नहीं है, एक में है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र के बाद अगर हम बात करें तो हमें बिहार देखने को मिलेगा और फिर आंध्र प्रदेश देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे ये सेशन आपका कंप्लीट हुआ। इफ यू गिव मी सम सजेशन, कुछ भी रिलेटेड एग्जाम या रिलेटेड कोई इस क्लास से, या फिर आपको कुछ भी और चाहिए जो हम कर सकते हैं आपके लिए क्लास के अंदर, तो आप लोग ज़रूर सजेस्ट किया करें। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ लोग को ये है कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप लोग यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए सीधे मुझसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देती हूँ, जो कि टेलीग्राम चैनल का नाम है रूही स्टडी विद रूही मैम। ओके, अदरवाइज में हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसपे करंट अफेयर्स वगैरह का सारा कंटेंट आपको देखने को मिलता है, द बेस्ट ज्ञान। तो आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फिर आज के लिए आज का जो सेशन है यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कर दें। चैनल पे न्यू है गाइस तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट अपनी वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।